नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी को विदित है 1 जनवरी 2026 से नए 8वें वेतन आयोग की घोषणा हो चुकी है, जिसके लिए कमेटी बना दी गई है, जिसको समय दिया गया है 2027 के मिड तक अपनी रिपोर्ट सबमिट करने के लिए। तो क्या कर्मचारियों को इस बार 8वें वेतन आयोग में बड़ा नुकसान होने जा रहा है? क्या फिटमेंट फैक्टर कम हो सकता है? सरकार ने इसके संकेत देने शुरू कर दिए हैं। तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना, ताकि आपको ऐसी ही वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें। शुरू करते हैं साथियों अपनी वीडियो। साथियों, जो सरकार ने संकेत दिया है, सबसे पहले पेट्रोल डीजल के खर्च पर नियंत्रण का जो संकेत दिया है, सरकार लगातार कह रही है कि पेट्रोल और डीजल के आयात बिल को कम किया जाए, जिससे राजकोषीय घाटा नियंत्रित हो सके। इसका मतलब है कि सरकार चाहती है कि ईंधन पर कम खर्च हो। आप इलेक्ट्रिक वाहन, रेलवे और सार्वजनिक परिवहन को इससे बढ़ावा दिया जा रहा है। ये सरकारी खर्च को कम करने की नीति अपनाई जाएगी। इससे 8वें वेतन आयोग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि सरकार खर्च नियंत्रित मोड में रहती है तो आपकी जो वेतन वृद्धि है वो लिमिटेड हो जाएगी। जो आपका फिटमेंट फैक्टर है वो आपकी उम्मीद से भी कम रखा जा सकता है। कुछ नई सुविधाएं या भत्तों में कोई बड़ा सुधार होने की गुंजाइश कम हो जाती है। इसलिए कर्मचारियों को चिंता है कि महंगाई तो बढ़ रही है, लेकिन 8वें वेतन आयोग में जिस हिसाब से संकेत मिल रहे हैं, इससे वेतन वृद्धि सीमित रहने की आशंका है। इससे यात्रा और दैनिक खर्चा लगातार बढ़ रहा है, लेकिन संभावना है कि 8वें वेतन आयोग में ये इस हिसाब से कम ही फिटमेंट फैक्टर मिले। इसके बाद दूसरा इन्होंने संकेत दिया है, एलपीजी गैस सब्सिडी में बदलाव किया है। सरकार जो है वो धीरे धीरे जो गैस सब्सिडी है उसको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी मॉडल में सीमित कर रही है, यानी कि जो आवश्यक सरकारी खर्च है उसको कम कर रही है। केवल पात्र लोगों को ही लाभ देना सरकार का उद्देश्य है। इससे सब्सिडी सिस्टम को नियंत्रित रखा जाएगा। यदि ऐसे ही सरकार डीबीटी मॉडल लागू करती है तो सरकार खर्च कम करने पर जोर देती है, तो वेतन आयोग में भी सावधानी बरत सकती है। एचआरए, ट्रैवलिंग अलाउंस जैसे भत्तों में सीमित संशोधन हो सकता है और कुछ भत्तों को नई नीति के अनुसार पुनर्गठित किया जा सकता है। इसके बाद जैसे सरकार ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है अभी कुछ समय पहले कि गोल्ड जो है उसको आप नहीं खरीदें, क्योंकि क्या होता है कि जब आर्थिक अनिश्चितता लोगों को महसूस होती है तो वो क्या करते हैं, गोल्ड में निवेश करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अभी वर्तमान में मोदी जी ने लगातार 2 दिन इसका रैलियों के माध्यम से सभी देशवासियों को कहा है कि गोल्ड में निवेश कम करना है। इसका क्या संकेत माना जाता है? लोग भविष्य को लेकर सुरक्षित निवेश चाहते हैं। इससे महसूस होता है यदि गोल्ड में निवेश करने के लिए मनाही किया जा रहा है, यानी कि महंगाई या आर्थिक दबाव बढ़ने के आसार हैं, बाजार में अस्थिरता की भावना पैदा होती है। वेतन आयोग से इसका क्या संबंध है? यदि महंगाई बढ़ती है तो कर्मचारियों को अधिक वेतन वृद्धि की अपेक्षा रहती है, लेकिन सरकार वित्तीय दबाव का हवाला देकर ये वेतन वृद्धि जो है उसको सीमित रख सकती है। फिटमेंट फैक्टर भी कम हो सकता है। फिटमेंट फैक्टर जो सबसे बड़ा मुद्दा माना जा रहा है, फिटमेंट फैक्टर होता क्या है? फिटमेंट फैक्टर वह गुणांक होता है जिससे बेसिक पे तय होती है। यानी कि यदि किसी कर्मचारी की बेसिक पे वर्तमान में 18,000 है, उस पर 2.0 का फिटमेंट फैक्टर लगता है, तो यह 2 मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये 36,000 रुपये हो जाएगी।
इस हिसाब से ये होता है फिटमेंट फैक्टर। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर लगभग 2.57 था। अब 8वें वेतन आयोग में चर्चाएं हैं। जो कर्मचारी संगठन हैं उन्होंने फिटमेंट फैक्टर 3 से लेकर 3.68 तक का तय किया है, यानी कि डिमांड रखी है, लेकिन सरकार इसको कम फैक्टर रखने की कोशिश कर सकती है। यदि फिटमेंट फैक्टर कम रहा तो जो आपकी बेसिक पे है वो भी कम रहेगी, जो डीए मर्ज का लाभ है वो भी कम मिलेगा और पेंशन वृद्धि भी सीमित होगी। इसके अलावा जो 8वें वेतन आयोग को लागू होने में भी देरी हो सकती है। इसका कारण यह है कि आयोग के गठन में समय लग गया, इसके बाद वित्त मंत्रालय की मंजूरी होगी और उस समय देश की आर्थिक स्थिति देखी जाएगी कि क्या देश अधिक सैलरी देने की स्थिति में है या नहीं है। इसमें हो क्या सकता है ये 2026 से प्रभावी माना जाएगा, लेकिन हो सकता है कि लागू ज़्यादा लेट हो, बाद में इसका एरियर दिया जाए या चरणबद्ध इसको लागू किया जाए। अब कर्मचारियों में क्या समस्या है? कर्मचारियों को एक तो सबसे बड़ी समस्या है फिटमेंट फैक्टर, दूसरा है लंबे समय तक इंतजार हो रहा है और महंगाई के बीच पुरानी सैलरी संरचना मिल रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, लेकिन पुरानी सैलरी संरचना मिल रही है, इसलिए कर्मचारियों में परेशानी है। यदि ऐसा ही चलता रहा, भारत की आर्थिक स्थिति इसी तरीके से चलती रही, तो प्रमुख भत्ते जो टीए, एचआरए, नाइट ड्यूटी अलाउंस, रनिंग अलाउंस और रिस्क अलाउंस हैं, इनके भत्तों में सुधार की स्थिति कम बनती है। जरूरी नहीं है कि इन सभी भत्तों में भारी वृद्धि हो सकता है कि इसे पुराने ढांचे में ही जारी रख दें। रेलवे के रनिंग स्टाफ के लिए अलग से समीक्षा इसके लिए हो सकती है, लेकिन बाकी जो अलाउंस हैं, टीए, एचआरए, नाइट अलाउंस, रिस्क अलाउंस, इनमें हो सकता है कि पुराने ढांचे में ही जारी रख दें। रेलवे कर्मचारियों की मांग है कि रनिंग भत्तों में सुधार हो, किलोमीटर दर संशोधित हो और तकनीकी कर्मचारियों के लिए विशेष भत्ते के देय हो। महंगाई और सरकारी खर्च नियंत्रण पर भी असर होता है। वर्तमान में आर्थिक जो चुनौतियां हैं वो है महंगाई, सब्सिडी खर्च, इंफ्रास्ट्रक्चर, निवेश, रक्षा बजट और सामाजिक योजनाएं। सरकार को सब कुछ संतुलन रखने के लिए कर्मचारियों की मांग, आर्थिक स्थिति और राजकोषीय घाटा, इन सब के बीच में संतुलन बनाना पड़ता है। इससे प्रभाव क्या पड़ेगा वेतन वृद्धि 8वें वेतन आयोग में? यदि ऐसा ही रहा तो सीमित हो सकती है। डीए की संरचना में बदलाव संभव है। कुछ सुविधाओं को परफॉर्मेंस के आधार पर बनाया जा सकता है। रेलवे कर्मचारियों की सबसे बड़ी उम्मीद क्या है? तो सबसे बड़ी मांग जो है वो बेसिक वेतन मजबूत तरीके से बढ़े। इससे क्या होगा? इससे डीए अधिक मिलेगा, पेंशन में वृद्धि होगी और सभी भत्तों पर सकारात्मक असर होगा। कर्मचारी चाहते हैं कि न्यूनतम वेतन में बड़ा सुधार हो, लेवल 1 से ऊपर सभी को बेहतर लाभ मिले, जो फिटमेंट फैक्टर है वो उसमें बढ़ोतरी अच्छी हो। डीए मर्ज होना, कई कर्मचारी चाहते हैं कि डीए को बेसिक से मर्ज किया जाए और नई पे मैट्रिक्स बनाई जाए। टीए और एचआरए में सुधार हो, शहरों के हिसाब से एचआरए में संशोधन हो, महंगे शहरों में अधिक राहत मिले, यात्रा खर्च के अनुसार टीए में सुधार हो। इसके साथ ही कुछ पेंशनर्स जो हैं उनकी प्रमुख मांग है कि न्यूनतम पेंशन को बढ़ाया जाए, फिटमेंट का समान लाभ पेंशनर्स को भी मिले और फैमिली पेंशन में सुधार हो। तो ये जानकारी थी 8वें वेतन आयोग में आने वाली चुनौतियों के बारे में। क्या क्या चुनौतियां आ सकती हैं, क्या 8वें वेतन आयोग में कितना फिटमेंट फैक्टर संभव है, कर्मचारी क्या चाहते हैं, कर्मचारी संगठन क्या चाहते हैं और सरकार क्या चाहती है, वो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में प्रदान की गई है। आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें
और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। धन्यवाद।